ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अरुणिमा अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। अच्छा क्वेश्चन है कि हाइंज की दुविधा को, हाइंज डिलेमा है ना, जो डिलेमा या दुविधा पेश करते हैं कोहलबर्ग बच्चों के सामने या इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए कि कैसे मॉरल डेवलपमेंट विकसित हो, सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग। तो हाइंस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा एक व्यक्ति हैं, बच्ची हैं, इंसान हैं, जो भी है, एज तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, वो तर्क देते हैं कि कानून इन परिस्थितियों के लिए, एज अभी पता लग जाएगी जब स्टेज पता लगेगी, तो परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था कि अगर किसी की ऐसी स्थिति हो कि जान बचानी है और फिर वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कानून इसके लिए तो नहीं स्थापित किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है कि वो हाइंस एक व्यक्ति है जो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो रात को जो है चोरी करके दवाई ले लेते हैं, ब्रेक इन करके उस मेडिकल स्टोर में, और ये करना सही नहीं है, इस तरह से चोरी करके दवा लेना। बट क्योंकि लॉ बनाया ही नहीं गया कि एक व्यक्ति है जो सही मूल्य पे दवा बेच ही नहीं रहा था और 100 गुना ज्यादा मूल्य पे बेच रहा था, और एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ की जान जाने वाली है, तो अब उसके पास क्या ही बचा था, तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है, बट इसके लिए कोई लॉ था ही नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने गलत किया, ऐसा कह रही हैं अरुणिमा ये करके। तो वो कह रही हैं समाज के लिए अगर जरूरत पड़े तो नियम बदले जा सकते हैं। ये है फिफ्थ स्टेज, मॉरलिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकल, यानी अगर समाज के लिए बनाए गए ना कोई नियम है तो आप बदल सकते हो, या इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स हैं। बाकी ये तो सेकेंड स्टेज हो जाएगा, यहाँ पे पनिशमेंट की कोई बात ही नहीं, कंसाइंस की भी बात नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है कि नियमों को जरूरत पड़े तो बदल दीजिए, क्योंकि वो एक ग्रेटर गुड के लिए ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कोई मतलब सही नहीं है, बट उसके पास ऑप्शन नहीं था, ये वो वाली बात है कि इंडिविजुअल के भी कुछ राइट है, तो वो झूठ जो जान बचाने के लिए बोला गया हो झूठ नहीं होता टाइप वाली बात होगी। फिफ्थ स्टेज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक से मैच्ड पेयर, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सीआरटी कहते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, सीआरटी और एनआरटी। ठीक, अब यहाँ पे देखें सीआरटी है आपका सीटेट के 60% नंबर लाओ पास हो जाओ, तो जरूरी थोड़ी आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स की मास्टरी हो, आप तो 60 नंबर ले आओ किसी भी तरह से, 60% ले आओ, तो ये तो गलत हो जाएगा। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑफ पीयर्स टू दैट ऑफ पीयर्स, यानी जो एनआरटीज हैं वो कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस दूसरे साथियों के साथ, मतलब जैसे डीट प्लस बी या केवीएस है वहां मेरिट बनेगी बाकी बच्चों से या बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे, अगर आप ज्यादा नंबर ला रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये एनआरटी है, बात तो सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, एफए जिसको हम कहते हैं, डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, हाँ ये इंप्रूवमेंट के लिए होता है, लेकिन आफ्टर द क्लास नहीं, आफ्टर द क्लास नहीं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम कहते हैं, तो इसलिए हम कह देंगे ये गलत हो गया। सबमेटिव असेसमेंट क्या, इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर, नॉन रिटन बिहेवियर नहीं है, बच्चे की हॉबी नहीं है, ऐसे में तो आप पेपर पेंसिल टेस्ट ही लेते हैं जनरली, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है एनआरटी के बारे में जो कहा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाइगोत्स्की के बारे में एक सवाल है, फटाफट से आपको देना है जवाब। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। पहला है लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। थॉट शेप्स लैंग्वेज, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा, ये तो वाइगोत्स्की प्याजे कह रहे हैं ना, थॉट से लैंग्वेज डिटरमिन होती है, सुनिश्चित होती है, और थॉट विचार भाषा से पहले आता है और भाषा को सुनिश्चित करता है। थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, ये कथन है प्याजे का कि कह रहे हैं पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा या इसका उल्टा कुछ नहीं कहा। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मे बी लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बात हमें ज्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि शुरुआती जीवन में तो वो इंडिपेंडेंट है या पैरेलल है, समानांतर है, बट एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाएंगे, और थॉट और लैंग्वेज जो है मर्ज हो जाते हैं, तो हम विचार और भाषा यानी संज्ञान का विकास आपका भाषा से होता है, ये बात वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञान के विकास में, इंटर रिलेटेड है कॉम्प्लेक्सली। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन, शुरुआत के जीवन में थॉट और लैंग्वेज पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, फिर जाके मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग का मतलब है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, यानी वो शिक्षण जो संस्कृति का रखे ध्यान, मतलब हर तरह के बच्चों को आप इंक्लूड करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अलग थलग महसूस करा रहे हैं। ठीक, तो इंटेंशनल होनी चाहिए टीचिंग की आपकी, ये सुविचारित है, ये चीज इंटेंट है आपका कि हर एक बच्चा सीख पाए, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय समूह से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो गरीब हो व्हाटएवर, यानी किसी भी आर्थिक स्थिति से आता हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, तो इंटेंट है, इंटेंशनल है आप डाइवर्स बच्चों को सिखाने के लिए कि क्लास में हर तरह का बच्चा होगा। अडेप्टिव है, जहां जरूरत है मेथड में परिवर्तन करते हैं, स्पेशल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, एवरेज है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, यानी डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं। स्टैंडर्डाइज से काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो थर्ड ऑप्शन 1 2 3 कहीं है, हाँ थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन ही सही है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर, ये इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन है जुलाई में, अच्छा क्वेश्चन है। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट। भावनाएं या संवेग, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। अब इन्होंने अगर सिर्फ इमोशंस की बात की होती तो ये पर्सनैलिटी की बात नहीं करते, सोशल रिलेशनशिप्स की बात इस तरह से नहीं करते, स्टेबिलिटी की बात नहीं करते। जनरली इमोशनल डेवलपमेंट पे पूछता है तो कहता है हाउ यू अडेप्ट इन योर एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ इमोशंस, या कुछ तो इस तरह का लिखा होता है कि जहां पे इमोशंस कैसे प्रभावित करते हैं, हाउ अवेयर यू आर और हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये सब इसके अराउंड कुछ होता अगर इमोशनल डेवलपमेंट पे सवाल पूछता तो। बट बात क्या हुई है, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स, यानी समाज में आपके इमोशंस और आपकी पर्सनैलिटी, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं इसको, यानी साइकी, आपका मन, आपका दिमाग, आपके इमोशंस और आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कैसे आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है, ये साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है, जो एरिक एरिक्सन की थियोरी है। अब जरूरी नहीं कि आप पूरी थियोरी पढ़ने बैठ जाएं पेपर से 5 दिन पहले, है ना, और जरूरी भी नहीं है, बहुत रेयर कभी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आज से 2014 में या 13 में आई थिंक एक आध क्वेश्चन कभी आया है या अब आया है, ठीक, तो ये पूछी नहीं जाती थियोरी, बट आपको ये दिमाग लगा लेना है कि जब बात पर्सनैलिटी की, स्टेबिलिटी की, इन सब की हो रही है तो ये शायद साइको और सोशल रिलेशनशिप की, यानी मन और समाज, या आपके इमोशंस और मन जो है कैसे समाज में आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है पूरे लाइफ स्पेन में, आपकी लाइफ स्पेन थियोरी भी कहते हैं इसको, जीवन पर्यंत 8 स्टेजेस हैं इनकी। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की इन्होंने बात की है, वो आपको पता होना चाहिए कि एडोलेसेंस में व्यक्ति अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है, व्यक्ति की जो है पहचान का संकट जिसको हम कहते हैं 12 से 18 वर्ष में, कि मैं हूं कौन, मैं आगे क्या करूंगा, लोग मुझे किस तरह देखेंगे, ये सब होता है। तो ये इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात एरिक एरिक्सन ने की है, एरिक्सन की थियोरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट ही नाम है, कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस और समाज मिलकर के कैसे शेप करता है आपकी पर्सनैलिटी को। बाकी तो यहाँ बनता ही नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 55, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आपको भटकाने के लिए जो है ऑप्शन में दिया गया था, बात तो किसी और की हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट आ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी, यानी महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। मास्टरी गोल की बात हो रही है, यानी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वो रेंचो याद कीजिए 3 इडियट मूवी का, ठीक। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन दी एंटिटी व्यू। देखिए एंटिटी व्यू में अगर आप बिलीफ रखेंगे, एंटिटी व्यू मतलब क्षमता फिक्स है, अब फिक्स है तो फिर ही है, फिर उसको बढ़ाओगे कैसे सीख के, तो ये तो नेगेटिव तरीका हो जाएगा। आपको इंक्रीमेंटल व्यू में ध्यान रखना है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन दी इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, कि मास्टरी का मतलब क्या है कि मैं सीख सकता हूं, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा, तो इंक्रीमेंटल है क्षमता, मास्टरी हासिल हो जाएगी, सीख लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, आ जाएगा समझ। एक्सट्रिंसिक पे फोकस्ड नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक पे फोकस्ड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। हर तरह के क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इनको करना जरूरी है। एक बार आपकी आंखों से गुजर जाएंगे, पढ़ लोगे आप तो दिमाग में चीजें रह जाएंगी। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। A teacher asks herself, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? Which intelligence is she trying to promote in students? यानी टीचर खुद से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं कि जिससे बच्चों को ऐसे अनुभव मिले कि वो उन क्लासिफाई करना सीख जाएं, यानी वर्गीकृत करना सीख जाएं, जो भी एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं या पौधे हैं या जो भी चीजें हैं, यानी उनका विश्लेषण करना सीख जाएं। एनवायरमेंट मतलब नेचर, प्रकृति में, अच्छा ये पेड़ आम का है, ये इसका है, ये उसका है, ये अगर सीखेगा तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात टीचर कर रही है। गार्डनर की थ्योरी 8 प्रकार की बुद्धि है और गार्डनर कह रहे हैं मल्टीपल तरीके से लोग सीख सकते हैं। भाषा को सिखाने की बात होती है, भाषा से रिलेटेड कुछ होता तो लिंग्विस्टिक हो जाती। दूसरों की यानी अदर्स के इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स को जानने की बात होती तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती। बॉडी या फिर होल बॉडी या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे सर्जन जो है पूरी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो ऑपरेट करने के लिए पार्ट ऑफ द बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, तो सर्जन का हाईएस्ट लेवल बॉडी काइनेस्थेटिक ही होता है। या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो या तो कंप्लीट बॉडी को यूज करना या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यूज कर पाने की जो क्षमता है सही ढंग से, वो बॉडी काइनेस्थेटिक में आती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को विकसित करने की वो कोशिश कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स आर टीचर शुड, अगेन क्रिटिकल थिंकिंग पे एक क्वेश्चन आता है, ये समालोचनात्मक चिंतन, यानी क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, एनालाइज करना, प्रॉपर फैक्ट्स को चेक करना, ऐसे ही नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया, क्रिटिकल थिंकिंग करना।
ठीक है भाई वहीदा, कल ड्यूटी पे जाना है, फास्ट कर देते हैं थोड़ा। आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस विच कैरी सिंगल आंसर। देखिए क्रिटिक